अगर ये स्थिति न होती तो निश्चित रूप से एक शोध निर्देशक इतनी अवस्था प्राप्त करने के बावजूद जब उसके पास जाइए तो वह सीधा सिंपल सा कहता है ऐसे ही तो पीएचडी होती है। मैं ताज्जुब हो जाता हूँ उसको देख करके कि इतने समय से कार्यरत कार्यरत व्यक्ति कहता है कि मुझे 32 साल का अनुभव है, कहता मुझे 20 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है, लेकिन आज तक नाम के आगे डॉक्टर लगा करके और सब्जेक्टों को पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट के पढ़ाने की मेथोडोलॉजी भी यही है कि वो रटे रटा है। जैसे हिंदी को पढ़ाना है तो हिंदी में व्याख्या ऑटोमेटिकली दे दी जाती है, तो उसको पढ़ करके पढ़ाना तो हर कोई पढ़ा सकता है, उसमें कोई बहुत थोड़ी है। कुछ लोग सीधे ऐसे इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि रट लेते हैं। तो ये रटंत विद्या जो है ना, और ये जो स्थिति है क्रिएटिव नहीं है, क्रिएशन की स्थिति नहीं होता। तो बड़ी ताज्जुब होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग न करना। आप पूछ सकते हैं कि जो आजकल कोर्स वर्क के रूप में कार्य हो रहा है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी ही होती है, लेकिन यह कैसे हो रही है यह किसी से छिपा नहीं है। इसको तो हमारे डॉक्टर योगेश त्रिपाठी बताएंगे ही कि कैसे हो रही, छिपा नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और बड़े आसानी तरीके से लोग कर ले रहे हैं, उनकी अटेंडेंस बड़े अच्छी तरीके से हो जा रहे हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी को सीख करके पीएचडी का पूरा पीएचडी करके और एकदम गोल्डन तरीके से दीक्षांत समारोह करके पीठ ठोकवा करके और एकदम प्रत्यक्ष आ जाते हैं और ये संकल्पना सभी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि मैं भी आज पीएचडी होल्डर हो गया, डॉक्टर हो गया, अब ज्ञान के समुद्र के जैसा मैं भी हूँ, अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हर जगह मैं विचरण कर सकता हूँ, हर जगह मैं रिसर्च करा सकता हूँ, मैं नियुक्ति ले सकता हूँ, तमाम तरह की चीजें। तो नियुक्ति ले लेने मात्र से ज्ञान की स्थिति का पता नहीं चल सकता कि जो नियुक्ति हो गया, जो प्रोफेसर रैंक पे चला गया वह बहुत नॉलेजेबल है ना। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि आजकल कैसी स्थितियां हो रही हैं, चीजें तय है, कहना नहीं पड़ेगा। चीजें, बहुत सी चीजें मैंने भी सुनी है, मैंने देखी तो नहीं, क्योंकि मैं कोई न तो वाइस चांसलर हूँ और न तो मैंने कोई अपॉइंटमेंट इस तरीके से कराया है। लेकिन बात के दरमियान चीजों को मैंने उड़ते देखा है, चीज मुंह से लोगों को सुना है कि 3-3 करोड़ रुपए पर जब वाइस चांसलर का सिलेक्शन होता है और बड़े प्रेम से राज्यपाल पिट्ठा थपथपा देता है और यह कह देता है कि मैं फला राज्यपाल यहाँ का, और पूरी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त करती हूँ। तो मुझे भी बहुत ही अपने आप पर, अपने देश के प्रति और अपने लोगों के प्रति हंसी उत्पन्न होती है कि देखिए ये ऐसे गवर्नमेंट सरकार है या राज्यपाल है जो कि अपने पूरे शक्तियों का प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि एक वाइस चांसलर की नियुक्ति भी हो और उस वाइस चांसलर की नियुक्ति में 3 करोड़ रुपए की जो स्थिति बन रही है उसे प्राप्त हो जाए। तो ये सारी जो स्थितियां कहीं ना कहीं आ रही हैं वह हमारे देश की व्यवस्था को भंग करने वाली है, कहीं ना कहीं हमें उस ओर ले जा रही हैं जहां से कि हम समस्या ग्रसित होने वाले हैं। तो ऐसी स्थितियां हमारे देश में है, तो कैसे शिक्षा का विकास होगा। और वही स्थिति आपके प्रोफेसर की नियुक्तियों में भी है और अन्य नियुक्तियों में भी आती है। कुछ ही ऐसी जहाँ पर ये समस्याएं नहीं आती। तो ये सब कहीं ना कहीं शुरुआत की से जुड़ी हुई है, शुरुआत की जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई है। अगर शुरुआत तत्परता रहे, आदमी उत्साह के साथ और लगा रहे तो निश्चित रूप से ये समस्या नहीं आएंगी। हमारे रिसर्च की जो में से मैंने 2 अवस्थाएं बता दी कि एक एक्शन रिसर्च जिसे हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, दूसरा अप्लाइड रिसर्च जिसे हम प्रयुक्त अनुसंधान के तहत आते हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, मौलिक जिसे हम शोध कहते हैं, उसी रिसर्च को हम करते हैं और वही पीएचडी की स्थिति प्राप्त कराता है। यह इसमें समय लगता है और जो टाइम है वह पहले 5 वर्ष अब 7 वर्ष की स्थिति हो गई है। तो इस रिसर्च को करने के लिए ये पीएचडी की उपाधि देती है, इसको और इसी को करते हैं। तो इसमें बहुत सी समस्याएं आती हैं, मैंने तो लोग जुड़े भी नहीं थे, चर्चा भी चाली। तो आवाज आ रही है। तो इस रिसर्च को करने के लिए लोग परेशान रहते हैं। आज ऐसे रिसर्च करने वालों की भरमार है कि इस रिसर्च को लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा था कि
अगर आप यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाएं और रिसर्च की स्थिति को देखें तो आप पाएंगे कि कैसी स्थिति है। मैं एक दो यूनिवर्सिटियां हैं जिनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ही आपको बता देता हूं कि वहाँ रिसर्च करना मतलब एक शादी विवाह करने के जैसी है। अगर आपका वहाँ पर रिसर्च हो रहा है, मान लीजिए कि आपने सारे रिसर्च मेथोलॉजी से न गुजरे हो अथवा न गुजरे हो, आप ऐसे ही पैसे के बल पर अपना पीएचडी की थीसिस लिखा रहे हैं, सिनॉप्सिस बनवा रहे हैं, और अगर उस विश्वविद्यालय में भी आप पहुंच गए तो वहां पर आपका जब इंटरव्यू अथवा वाइवा होगा तो वो लगेगा जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई आप तिलक रक्षा कर रहे हैं। मतलब उनके लिए सारी व्यवस्था करिए, आप उनके लिए मेवे ले जाइए, मिठाइयाँ ले जाइए, जयमाल ले जाइए, यहाँ तक कि जयपुरिया रजाई गद्दा भी ले जाइए अगर वो मंगा रहे हैं तो उसको अनिवार्य है। अगर आप उस रजाई गद्दे या इस तमाम तरह के मिष्ठान का प्रयोग नहीं करते, नहीं ले जाते, तो वे क्या करेंगे कि निश्चित रूप से आपको नकार देंगे और कहेंगे ऐसे होता है, आपको व्यवस्थाएं नहीं पता है क्या। आपके पैसे पर ही, आपके सामने ही वे लोग अच्छी तरीके से अपनी ताजपोशी करेंगे और पीठ थपथपाएंगे एक दूसरे की। जो आने वाला वाइवा लेने वाला जो प्रोफेसर होगा, और उनको तनिक भी शर्म नहीं आएगी कि आपके ही पैसे पर वे तिलक जैसा व्यवहार मना करके वो आपको पीएचडी घोषित करवाते हैं। और ये बड़े आसानी से आपसे कह देंगे कि हम जानते नहीं क्या कि आप पीएचडी कैसे कर रहे हैं। इसलिए कह देते हैं कि उनको पता होता है कि कैंडिडेट भी उस स्थिति में नहीं है, वो भी पैसा दे करके निर्देशक से अपनी पीएचडी करा करके आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में आएंगे तो समस्याएं होंगी और हर तरीके से उनका हर प्रकार से शोषण होगा। फिर वे भी इसी मेथोलॉजी का प्रयोग करते हुए सोर्स सिफारिश और पैसे के बल पर अपनी नियुक्ति करा लेंगे। फिर वे भी क्या करेंगे कि ऐसी चीजों को फिर ऐसे एक पीढ़ी को फिर तैयार करेंगे और वो पीढ़ी भी यही करेगी। फलतः इस तरीके से करते हुए जो क्रीमी लोग, जो अच्छे मेहनती लोग हैं, वो उस पाले से बाहर हो जाएंगे और फिर ऐसे लोगों की एक अच्छी संगठन तैयार हो जाएगा जो कि पैसे, सोर्स, सिफारिश, पक्षपाती तरीके से चीजों को ले दे करके पीएचडी अपना करा रहे हैं। तो ये चीजें खूब पनप रही हैं, समस्याएं खूब आ रही हैं और समस्याओं का निदान न हो करके कहीं न कहीं विसंगतियां उसमें बढ़ रही हैं। तो इन सब चीजों से अनुप्राणित है आज का हमारा ये कार्यक्रम। शोध प्रबंध लेखन में शोधार्थी, शोध निर्देशक की समस्याएं, चुनौतियां एवं समाधान, आज यह विषय है हमारा। और चूंकि दो तीन जो बोलने वाले थे वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण तिवारी सर से ही आग्रह करता हूं कि सर आप हमें अरे बताइए। चतुर्वेदी द्विवेदी जी, हेलो। हाँ सर। हाँ और सर। लोग नहीं क्या? क्या सर? और लोग नहीं जुड़ पाए हैं? और लोग नहीं है, एक लोग हैं, कहिए सर, बुलवा दूं? हाँ बुलवाइए बुलवाइए, पहले उन समस्या आजकल लोग क्या फेस कर रहे हैं वो ना बताएंगे, तब ना हम बोलेंगे। ठीक ठीक। ठीक हाँ ठीक। बुलवाइए। तो डॉक्टर योगेश त्रिपाठी हमारे बीच में है और सर से आग्रह है कि आपने पीएचडी की है, आप जानते हैं कि पीएचडी की स्थिति क्या है, कैसे कैसे समस्याओं से गुजरे हुए हैं। तो बेहिचक अपने उस पीड़ा को, अपने उस स्थिति को आप बयान करिए, क्योंकि ये जाना बहुत जरूरी है, इसको बताना बहुत जरूरी है। नहीं लोग गुमराह होकर के ऐसे भंवर में फंस जाएंगे कि फिर आगे चल करके वे ऐसे समस्याग्रसित हो जाएंगे कि जिसका कोई परिणाम बहुत ही निरर्थक, बहुत ही व्यर्थ और बहुत ही विसंगत पूर्ण परिणाम निकलेगा। तो डॉक्टर योगेश त्रिपाठी जो मिर्जापुर से हैं, हमारे मित्र भी हैं और हिंदी विषय से आपने रिसर्च किया, डॉक्टर योगेश त्रिपाठी। धन्यवाद डॉक्टर साहब जो हैं, और जी सर सादर प्रणाम मेरा। हाँ और मैं योगेश त्रिपाठी हाँ और हाँ। द्विवेदी जी सर मेरे साथ जो है बहुत कह लें अगर हम तो काफी इन्होंने हमारा सहयोग किया है। और जब मेरा टॉपिक जो है हो गया कि आपको इस टॉपिक पर जो है सिनॉप्सिस तैयार करनी है और प्रबंध लेखन और सारा मटेरियल जो है आपको इस पर तैयार करना है, तो पुस्तकों से लेकर के और गुरुजनों से लेकर के और जितने भी इनके सहपाठी लोग थे, सबसे इन्होंने हमारा जो है
मार्गदर्शन करवाया। उसके बाद बहुत हमारी हेल्प की। और मैंने एपीएस यूनिवर्सिटी से सर जो है मैंने किया हुआ है पीएचडी। 2014 में मेरा पूरा हुआ था, ऑडिट में 2014 में हुआ था, 10 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो सर मैंने जो है जब स्टार्ट किया इसको करना, हम तो कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि ये हुआ कि नहीं आप निर्देशक के अंडर में, सॉरी हाँ, निर्देशक के अंडर में आप जो है वो करेंगे पीएचडी, और आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। हालांकि हमारे गाइड जो है बड़े उदार थे, आज भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़ी हेल्प की उन्होंने हमारी। लेकिन सर जो यूनिवर्सिटी में ये उगाही की व्यवस्था है, इससे बड़ा मैं जो है दुखी हुआ उस समय, वो आज भी दुखी हूँ, क्योंकि मैं एक अपने मन का उद्गार निकाल नहीं पाया। आज जो है द्विवेदी जी के माध्यम से इससे जुड़ पाया। जो है कोशिश करूंगा कि अपने मन के जो है जो दुख दर्द है वो बयां कर सकूं, क्योंकि ये तमाम लोगों के साथ ही हो रहा है, वो आगे भी होगा। तो जब सर मैंने स्टार्ट किया लिखना जो है, तो तमाम समस्याएं आई। उसके लिए लोगों से पूछा, बहुत ज्यादा हमें जो है सहयोग नहीं मिला, लेकिन कहीं कहीं अच्छा खासा लोगों ने सहयोग किया और राहत मिला। द्विवेदी जी हमारे साथ हमेशा सहयोग के लिए तत्पर थे, वो आज भी हैं। और कुछ भी काम मेरा पड़ता था जो, तो मैं यूनिवर्सिटी जब जाता तो वहां पे एक बाबू बैठे रहते थे, नाम नहीं लेना उचित है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनके पास जब भी जाए तो बस सीधे पैसे की बात, दक्षिणा की बात किया करते थे कि भाई दक्षिणा में दो, इसके बाद ही काम होगा, नहीं काम हो नहीं पाएगा आपका। कि ठीक है सर, दक्षिणा देंगे आपको, लेकिन हमारा कुछ काम तो आगे बढ़ाइए। कहीं नहीं, जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम, और लाल टीका लगाते थे, और वो जो है बड़े प्रसन्न मन से बोलते थे जय श्री राम, और लाओ दक्षिणा लाओ, जबकि सामने कैमरा किसी तरीके से मुझे लग रहा है और डिस्कनेक्ट हो गए, फिर जुड़ रहे हैं। हाँ, कैमरा लगा, क्या दक्षिणा हम छोड़ देंगे? तो उनको लिफाफे, मजबूरी में थोड़ा बहुत पैसा पास में रखता था, तो जो है जो भी रहे वो वसूल लेते थे। फार्म भरना है, किसी से कुछ संपर्क करना है, पूछना है क्या करना है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं था उनसे। जो है सीधे सीधे बस वही। द्विवेदी सर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो वो जब भी कुछ तो बस वही दक्षिणा की बात किया करते थे। और तो एक बार मैं जो है उनसे मिलने गया, हमके साथ जो है हमारा ये थीसिस कंप्लीट हो गई है, इसको भेजना है चेक करने के लिए, जो है इसको आप भेज दीजिए एग्जामिनर के पास। उन्होंने कहा भाई देखो, जानते तो हो ही हमारा सेवा करना पड़ेगा, हम तो बिल्कुल सर करेंगे, मजबूरी में मरता क्या ना करता। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने हामी भर ली, सहमति जता दी, ठीक है। उन्होंने फिर जो है लिफाफा हमें दिया, कहा कि ये लिफाफा ले लो और इसमें डाल दो पैसा जो है। तो मैं धीरे से लिफाफा लेके आया, गैलरी में वहां भी कैमरा लगा हुआ था, पैसा जेब से निकालता तो दिखाई पड़ता जो है। तो मैं सीधे सीधे गया बाथरूम में, पैसा निकाला, 500 रुपए 1000 रुपए जो भी थे उस समय, तो लिफाफे में डाला, धीरे से ले आकर के रजिस्टर में रख दिया। रजिस्टर में रखने के बाद उन्होंने धीरे से रजिस्टर को बंद कर लिया और नीचे उसमें रख दिया। फिर तुरंत उन्होंने जो है उसी समय लगा के जो है कपड़े पर से बंद करवा के जो पैक करवा के तो भिजवा दिए उन्होंने। फिर बोले अगली बार जब भी आना तो इसको
याद रखना कि किस तरीके से हमसे मिला जाता है। हम कहा ठीक है सर मिलेंगे, लेकिन अपनी जो समस्या थी हम किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर ही है। कोई भी जाता है तो सीधे सीधे बस जैसे मंदिर में दान दक्षिणा लोग करते हैं वो करना ही पड़ेगा, उसी चीज से गुजरना पड़ेगा। ऊपर तबके के लोग हैं उनके पास भी मैं एक दो बार गया, पैर छुआ, आशीर्वाद देना चाहा, लेकिन नहीं, उस तरीके से नहीं। और लोग जाए जो उनके चाहते थे या जो उनके नजदीकी थे उनको तो बड़े आदर सत्कार से बुला करके बात करके पीठ फैलाते हुए जो है उनको आशीर्वाद दिया जाता था। लेकिन हमें जो है दूर रखा जाता था, क्योंकि हम उनसे जुड़े नहीं थे, जुड़ नहीं पाए थे। जो है जुड़ने की कोशिश तो हम करते थे जो है, लेकिन जुड़ नहीं पाए थे। तो उन्होंने ये सब सारी चीजें जो है जब मैंने देखा जो है तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि क्या पीएचडी ऐसे किया जाता है जो है, क्या यही इसका रवैया है? इस तरीके से हम कैसे कर पाएंगे? पढ़ लिख के भी या तो कुंठित हो जा रहे हैं जो है, एक कुंठा समय भर गया जो है। हम क्या पीएचडी करना बेकार है, व्यर्थ है। जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल नहीं रही हैं, और जो चीजें सीखनी चाहिए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से और विद्वत जनों से, अपने मार्गदर्शकों से, वो चीज मिल नहीं रही है। कहीं भी जाओ तो सीधे बस पैसे की बात होती थी, अभी भी हो रही है। और मेरे साथ और भी लोग थे, तमाम लोग गए, मैंने भी उनको यही बताया हुए पैसे का काम नहीं होने वाला है आपका, आप जेब में पैसा रख के तब आइए। ये अनुभूति हो गई हमें, जो हमने लगभग जो है कहना नहीं चाहिए लेकिन हमने लगभग जो है 1.5 लाख रुपए खर्च किए, 1.5 लाख रुपए मैंने खर्च किए थे। और किस मैंने जुटाए थे, कैसे घर वालों ने हमें दिया था, किस तरीके से हम उसको जाकर के उनको देते थे, ये मेरा दिल ही जानता है। आज जब हमें याद आता है तो आंख में आंसू आते हैं जो है कि हम किस तरीके से पीएचडी करके अपना पूरा की जो है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो चीज और भी महंगी कर दी है लोग। जो पहले 100 लगता था वो 500 में बात हो रही है, 1000 में बात हो रही है। तो जो मध्यम वर्ग का है पदार्थी वो तो कर ही नहीं पाएगा, या कहीं ना कहीं उसको जो है किसी न किसी रूप में कर्ज ले, चाहे खेत बेचे, चाहे चोरी करे, कुछ कुछ करना पड़ेगा, बकाया उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला, जहां तक मेरी मान्यता है। अब ये सब सारी समस्याएं हैं जो है, इसको देखते हुए मेरे दिमाग में अभी भी वो आदमी, वो शख्स याद आता है, साक्षात उसी रूप में बैठा हुआ जिस रूप में उसने हमसे पैसा लिया था। धोती कुर्ता पहने, चंदन लगाए जो है, जय श्री राम, सीधे फोन करो बस सीधे जय श्री राम, और जाने तो सीधे पैसे की बात। तो मन में राम बगल में छुरी वाला हाल है। हम कभी भी गए नहीं, उसके बाद हमारा काम अभी रुका हुआ है, लेकिन मैं कभी गया नहीं, मैं जुटा नहीं पाया जो है। जब जाओ तो पैसे वाली बात ही। तो ये सब सारी चीजें हैं जो है, जो श्रेष्ठ जन है, विद्वत जन है, जो कि उस समस्या को दूर कर सकते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं है, या मजबूरियां हैं उनकी, हम ये नहीं करते वो भी लेते हैं। लेकिन ये है कि उनकी भी समस्याएं हैं, तमाम काम है, और उनकी भी ऊपर सुनी नहीं जाती होगी। शिक्षा व्यवस्था में इतना जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको खत्म तो नहीं किया सकता, कम जरूर किया सकता है, लेकिन जब सब एक साथ बैठे उस पर अमल हो। अब शिक्षा मंत्री बन जाते हैं ऐसे ऐसे लोग जो कि अंगूठा छाप है, पढ़े नहीं है, वो क्या बदलाव कर सकते हैं? भ्रष्ट कर दे रहे हैं जो है शिक्षा जगत को जो है, वो क्या बदलाव कर सकते हैं? तो सारी चीजें जो है एक व्यक्ति नहीं खत्म कर सकता, हम चर्चा उस पर कर सकते हैं, उससे आत्मसात हो सकते हैं, अपनी बढ़ास हम निकाल सकते हैं, आवेशित में आकर के हम कुछ भी किसी को कर सकते हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं वो किसी न किसी रूप में जो है सामने आ रही हैं, हर विद्यालय में, हर जगह। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी ये सब चीजें आती हैं तो आदमी कुंठित हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जो है कि हम पढ़ के क्या करेंगे, जब आगे हम भी जब इस कुर्सी पर बैठेंगे, इस पद पर हम बैठेंगे, हमें वही करना पड़ेगा। शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन हम सामने देखते हैं कि नहीं, हमें ये गुरुजी पढ़ाए हैं, वो भाव आते नहीं हैं जो सम्मान का भाव आना चाहिए। हाँ, ये चीज जरूर है कि कुछ लोग हैं जिनका चरण बंदन हम कितना भी करें कम है, और हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे, सामने है नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में जो है वो हमें प्रेरित करते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे द्विवेदी जी जो है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि हमें थोड़ा सा हो सकता है विचलित होना पड़े। तो इसी शब्दों के साथ जो है सादर प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और क्लियर किया। वाकई में हकीकत में चंदन टीका लगाए हुए व्यक्ति जय श्री राम का उच्चारण करते हुए उनके संज्ञा को भी खतरे में डालते हुए और बेचते हुए व्यक्ति इस तरीके से व्यवस्था को संचालित कर रहा है, और यह हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति है। हमारे बीच में आकांक्षा पटेल जी हैं। आकांक्षा पटेल जी, कोई क्वेश्चन आप करना चाहेंगी? योगेश त्रिपाठी सर को आप सुनी होंगी, मुझे भी सुनी होंगी। कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो तो बताएं। यस सर, अभी तो नहीं करना चाहते। हाँ, चूंकि आपको अभी रिसर्च से संबंधित स्थितियों को नहीं है, तो ये सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी की पीड़ा नहीं है। मेरे संज्ञान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ की स्थितियों को मैं बता सकता हूँ, चिर परिचित हूँ, मैं उनसे बहुत पहले से परिचित हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पीड़ा को कह देते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हुए उस पीड़ा को गलत तरीके से नियुक्ति लेकर के और एक कंपटेटिव भाग से कंपटीशन की स्थिति में उसको निर्वहन करते हैं कि चलो ठीक है, मैंने दिया है तो मेरी भी नियुक्ति होगी, मैं भी ऐसे ही करके अपने सारी चीजों को वसूल लूंगा। यह सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं है। हम शिक्षा तक ही स्थिति को नहीं ले जा सकते, अन्य स्थितियां भी अन्य चीजों में या अन्य फील्ड में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन चूंकि शिक्षा व्यवस्था हमारी मूलभूत व्यवस्था है और इसी से हर एक सिस्टम तैयार हो रहा है, पनप रहा है, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो और चीजें हो, क्योंकि शिक्षित होना तो सभी के लिए आवश्यक है। और जब यहीं पर कीड़े लग जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा तो धराशायी होगी। और जब ऐसे लोग पलेंगे, फूसेंगे और वो ताकतवर होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों को उस फील्ड में लगाएंगे जो कि उनसे संबंधित हो, उनको समझ सके, उनका साथ दे सकें। तो ऐसे लोगों को क्यों लगाएंगे जो कि उनके विपरीत में कार्य करें। तो ये सिर्फ योगेश त्रिपाठी सर जो आप बताए, एकदम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्थितियां हैं, छिपाए कोई कितना ही, चीजें तो हो ही रही हैं, इसके भुक्तभोगी लोग हो रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रपोजल आते हैं कि अगर मैं कहूँ तो हो सकता है कि लोग अन्यथा ले लेंगे। मेरे पास रिसर्च करने वाले ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं भैया कहीं से हमारी पीएचडी करा दो। 2 लाख रुपया कोई ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैसे लेकर घूमने वाले लोग कौन हैं? उन्हें ये इस प्रथा से परिचित कौन कराया? कौन कहा कि आप रिसर्च करिए? ये ऐसे ही लोग हैं जिनको कि ये कह दिया जाता है कि रिसर्च बड़े आसानी से हो जाएगा, मात्र आपके पास पैसे हों, थोड़ी सी सिफारिश हो और आप चरणदास व्यवस्था के प्रतिपालक हों तो निश्चित रूप से आपके रिसर्च हो जाएंगे। और यही लोग जब नियुक्ति लेते हैं तो ऐसी व्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। तो ये मूलभूत समस्या है जिससे कि हम ग्रसित हैं, और यह सिर्फ हमारी नहीं है, इसके परिप्रेक्ष्य में सीधे सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को वो देख ही नहीं पा रहा है, उसको लगता है सब कुछ सही है, उसको लगता है कि जैसे हो रहा है, हमारा क्या है, हम नियुक्ति कर दे रहे हैं, नियुक्ति पा ले रहे हैं, हमारा पैसा, हमारा कोष भर रहा है, हम माला माल हो रहे हैं, देश जाए भाड़ में।
देश की कोई मतलब ही नहीं है, उनको एक मेथोलॉजी नहीं तैयार है, वो पीएचडी हैं अथवा नहीं है भी तो उस व्यवस्था में घुस करके जैसी व्यवस्था चल रही उसी में चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर कुछ ईमानदार पहले से हैं तो जा करके कुछ दिन ईमानदारी का ढोंग रचते हैं, बाद में ईमानदारी को डुबा करके अपनी सारी ईमानदारी को मानसिकता को मार करके उसी दल में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर दल में सम्मिलित नहीं होंगे तो स्थितियां नहीं आएंगी। राजनीतिक व्यवस्था देखिए, जो आज की स्थिति ये है कि जो लोग बीजेपी में बड़े सिरमौर माने जाते थे वो पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं, कुछ बदल लिए कुछ बदलने जा रहे हैं, कोई सपा से बसपा में आ रहा है, कोई बसपा से भाजपा में जा रहा है, कोई भाजपा से कांग्रेस में आ रहा है। ये मतलब एक कमेंट के अनुसार अगर कहा जाए तो ये ऐसे सुशिक्षित और पोषित लोग हैं जो जिनको की राज्य करना ही करना है, मतलब मैं शासन करूंगी ही करूं चाहे जिस पार्टी से करूं, बस जनता को किसी तरीके से गुमराह करके और मैं शासन करूं। ये एक व्याकरण बन गया है इनका और उसी व्याकरण पर खूब ये कार्य कर रहे हैं, देखा जा सकता है ऐसी स्थितियों को। तो ऐसी स्थितियों में ये संकट की स्थिति है, कोई ये न समझे कि बहुत अच्छी स्थिति है और लोग बच बच के चल रहे हैं और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये जो ये समस्याएं हो रही हैं यह हमारे लिए कोई अच्छी समस्याएं नहीं है, भविष्य के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति या उदासीन स्थिति पैदा करने वाली समस्याएं हैं। हमारे बीच में समय चूंकि जूम एप्लीकेशन की समस्या तो जानते ही हैं कि वो 40 मिनट के बाद ये स्थगित एक बार कट जाता है, तो फिर से जुड़ेंगे। डॉक्टर प्रियंका घड़ियाल जी हैं, मैडम आपका स्वागत है। कुछ आप भी अगर कहें तो आपका स्वागत है डॉक्टर प्रियंका घड़ियाल जी। मैडम आपका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप क्या किस स्थिति में देखती हैं कि ये शोध की जो प्रविधि है, जो शोधार्थी की समस्या, शोध निर्देशक हैं, उनको कैसे आप देखते हैं? चूंकि आप डॉक्टर हैं तो आप उन चीजों से परिचित होंगी। डॉक्टर प्रियंका जी। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? उन्होंने एक मैसेज के द्वारा लिख दिया, सर बहुत ही खराब स्थिति है। खैर, अगर खराब स्थिति है तो मुझे लग रहा है कि उस खराब स्थिति को प्रदर्शित करना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आगे के जो हमारे एक प्रकार से यूं कहिए कि पीढ़ी जो हमारी है वो बड़ी समस्या ग्रसित होगी। और हमें ये भी नहीं मानना है कि हमारी पीढ़ी नहीं है या हमारी जाति नहीं है, हमारी बिरादर नहीं है, हमारे समाज के नहीं है, सब हमारे समाज के हैं, सब हमारे जाति हैं, सब हमारे बिरादर हैं और ये पूरे भूमंडल पर सब हमारे ही हैं, ये हमारा एक परिवार है। और अगर ऐसी खराब स्थिति है तो फिर ऐसी स्थितियों से गुजरने के लिए उन्हें एक मार्गदर्शन देना पड़ेगा। अगर हम मार्गदर्शन नहीं दिए तो कहीं ना कहीं हम भी अपराधी हैं और अपराध बोध होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मैं तो यही जानता हूँ, इसीलिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार भी की है कि शोध प्रबंध लेखन में जो शोधार्थी और शोध निर्देशक हैं उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है। हर एक शोध निर्देशक में जैसे आज की स्थिति है, कोर्स ऑफ वर्क जो कराया जाता है, जो कोर्स ये रिसर्च मेथोलॉजी है, कितना फॉलो होता है? 10,000 15,000 20,000 रुपए दे दे करके अब क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लग जाता है कि उन्होंने शोध किया, 2-4 इधर उधर की पुस्तकें पढ़ करके सरल सरल तरीके से क्वेश्चन तैयार करके दे देते हैं और बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, 75 से 80% मार्क्स बस पता हो गया। उस बंदे को इतना तक नहीं प्रयुक्त होता कि जिस रिसर्च को हम शोध को कर रहे हैं वह रिसर्च की मेथोलॉजी क्या है, हमने क्या क्या किया। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि लोग संदर्भ ग्रंथ सूची को नहीं जानते। संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है, उसमें कितनी किताबें की आवश्यकता है, आधार ग्रंथ क्या होता है, सहायक ग्रंथ क्या होता है, पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं, अथवा अन्य जो स्रोत हैं शोध के वे क्या होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है और शोध करके बैठ जाते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं। निर्देशक की समस्या बहुत है, उनको शोधार्थी भी ऐसे मिल जाते हैं, उनको लगता है शोधार्थी में कोई दम नहीं है तो सोचते हैं चलो अब यूनिवर्सिटी की तरफ से आया तो कराना तो पड़ेगा ही है, तो ठीक है, या तो फिर उदासीन होकर छोड़ देते हैं, बेटा जैसे करना हो करो, हम साइन कर देंगे। बेटा क्या करता है, जा करके अपना देखता है, अगर अच्छा शोधार्थी है तो अपना करेगा, नहीं करता किसी तरीके से पूछेगा, किसी से पूछ करके करेगा, उससे भी नहीं होता सीधे पैसे देगा, जो कि ठेकेदार बैठे हैं उनको पैसे देगा, वो थीसिस लिखेंगे, थीसिस जाएगी, उसके बाद फिर जांच हो जाएगी। अब आजकल शोध गंगा पर उसकी थीसिस की जांच हो रही है, अब उसमें 40% का दायरा बन गया, 40% अगर आपका शोध मिलता है तो ठीक है, अगर ज्यादा मिलता है तो रिजेक्ट हो जाएगा।
कुछ नहीं है, सब ये दिखावा मात्र है। 40-20% की कोई बात ही नहीं है। लोग उसमें भी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे, जुगाड़ चल ही रहा है और धूमधाम से पीएचडी हो रही है। मेरे एक मित्र की पीएचडी हो रही है, क्योंकि प्रवक्ता लोग जो थे अब जुड़ नहीं पाए, मैं अपनी हिस्ट्री को बता दे रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनकी वाइफ की पीएचडी हो रही थी। मैंने पीएचडी करते करते लगभग 25 या 50-60 लोगों को पीएचडी के वाइवा और मौखिक हर जगह सम्मिलित हुआ हूँ, क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि मैं यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को देखूं, किस तरीके से इनकी पीएचडियां होती। लोग मुझे कहते थे चलिएगा, मैंने कहा हाँ चल देता हूँ। मैंने देखी कि मेरे मित्र की जो वाइफ थी, उनकी पीएचडी हो रही थी, तो उसमें जब उनका सिनॉप्सिस, जब आरडीसी की बैठक हुई, तो उस समय देखा तो हमारे मित्र जी बोले कि यार चलना है। मैंने कहा ठीक है चलिए। जाते वक्त मैंने देखा बड़ी धूमधाम से सजावट हुई, ढेर सारी मिठाइयाँ ले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि और मेवे वगैरह ले गए, वो बादाम ले गए, काजू ले गए, तमाम। मैंने कहा यार ये क्या है? बोले अरे नहीं जानते क्या, वहाँ की प्रथा है, नहीं लेकर के जाएंगे तो वहाँ का जो विभागाध्यक्ष बिगड़ जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी की स्थिति? बोले हाँ हाँ। मैं गया तो वाकई में मैंने देखा पैर वगैरह छुए, बड़े आराम से मेवे मेवे और मिठाइयाँ सारी चीजें अर्पण किया गया। बड़े खुश हुए, पेट थपथपाए, और बेटा कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी वो मिठाइयाँ मेवे बड़े आसानी से रख लिए। और उसके बाद भी वे ऐसे लोग हैं कि अगर काम आपका नहीं है, जाएंगे तो आपके ही मिठाइयाँ जो लिए रहेंगे रखे रहेंगे, और बड़े आराम से सबकी मेहमान नवाजी करेंगे। मतलब 1.5-2 लाख रुपए पाने वाला प्रोफेसर और इस व्यवस्था में बंधा हुआ है कि वह जो कैंडिडेट होते हैं उनसे पैसे और तमाम तक चीजें लेकर के और अपनी महत्व को बनाता है। देखिए हम मेवे और मिठाइयों से लोगों का स्वागत करते हैं। एक स्थिति मुझे ये समझ में आई। और दूसरी चीज क्या है कि फिर मैंने देखा कि उन्हीं की पीएचडी में जब वाइवा की स्थिति आई, तो फिर उसने एकदम मतलब मुंह खोल करके ऐसी स्थितियां आई, वो बयान नहीं कर रहे थे क्योंकि पैसे से ठीक ठाक थे। तो उनके पास ऐसी स्थिति आई, कैसा है जयपुरिया रजाई चाहिए हमें और 2 लेते आना, और उसके बाद फिर वो इस कंपनी का मुझे कपड़ा चाहिए, ये लाना है। और उसके बाद उसकी वाइफ जो प्रोफेसर की हैं उनके लिए भी कुछ मंगवाए। और उसके बाद जो शोध निर्देशक थे उसको तो लाना ही लाना था। और उसके बाद और भी लोगों के, तो मुझसे कहे कि यार ये खरीदना है। मैंने कहा ये सब क्या करोगे? बोले नहीं ले जाना है, लास्ट है तो जाना ही जाना है भाई, रिसर्च का लास्ट स्थिति है, खुशी खुशियाली कह रहे हैं कि खुशी खुशी में देना होगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो गए, सारी व्यवस्थाओं ही, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने ऐसी व्यवस्था, जो तिलक उलक की तैयारी होती है या फिर लड़की की विदाई होती है तो होती है, तो ऐसी व्यवस्था मैं उस यूनिवर्सिटी में देखा, वहां पर देखा। वो लेकर के गए, पूरे गाड़ी भर करके लोगों को दिया, बांटा। और उसके बाद जब फिर बट गया तो वाह भाई वाह वाह बेटे, वाह वाह बेटे। और उसके बाद फिर तालियों पे तालियां। उसके बाद फिर पीएचडी के वाइवा में कैसे होता है, वाइवा में बैठ जाते हैं। हमारे समय में तो वाइस चांसलर बैठते थे, और इसमें वाइस चांसलर नहीं, सिर्फ विभाग के लोग, एक विभाग जो शोध केंद्र का विभागाध्यक्ष वो बैठेगा, दूसरा गाइड बैठ जाएगा, कैंडिडेट 2-3, और जो वाह्य परीक्षक है वो आएगा। उसके बाद 1-2-3 लोग जो एकेडमिक लोग हैं वो बैठ जाएंगे, तो शोध एकेडमिक के लोग। तो उसके बाद फिर जब वाइवा चलता है, तो वाइवा चलता कैसे है उसकी एक स्थिति देख लीजिए। उनके पास चाय आ जाएगी, नमकीन आ जाएगी, केले आ जाएंगे, काजू वाली बर्फी आ जाएगी, सब खा रहे हैं, अपना हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद धीरे से एक टॉपिक अगर है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, पूछ लिया अच्छा इस टॉपिक का क्या योगदान है, आपने शोध किया है तो इसका इस विषय में, इस स्ट्रीम में, इस व्यवस्था में क्या योगदान है। कैंडिडेट बता रहा अथवा नहीं बता रहा कोई मतलब है, ठीक है ठीक है ठीक है। चाय पिए जा रहे हैं, दूसरी बातें होती जा रही हैं, और कैंडिडेट ऐसे मुंह देख रहा है सबका। फिर देखा तो अब ऐसे समय बीत रहा है, फिर एक आध क्वेश्चन, अच्छा आप क्या करेंगी, फिर ये करके क्या होगा, इस तरीके से। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो शोध किया है ना, तो कोई एक क्वेश्चन शोध मेथोलॉजी से नहीं होती, किस मेथड से आपने शोध किया। एक क्वेश्चन कोई क्रिएटिव नहीं होता कि वे बता पाए कि वो कैसे शोध किए हैं। उसमें कोई मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन नहीं होते हैं, उनमें कोई दार्शनिक क्वेश्चन नहीं होते। आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर रही हैं, और फिलॉसफी का मतलब ही होता है कि शोध के दर्शन, जो दर्शन होता है वो कैसा है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चढ़ बढ़ करके सिर्फ आपके टॉपिक से संबंधित कोई एक क्वेश्चन हो जाएगा, और उसके बाद वो सारा चाय पानी में ही निकल जाएगा। उसके बाद अपना रिपोर्ट लगा करके और धीरे से आपको छोड़ देंगे और पिट्ठा छोड़ देंगे कि आज से आप शोध हो गए।
और उसके बाद नोटिफिकेशन निकलने भर की आवश्यकता। जैसे नोटिफिकेशन निकली, दीक्षांत हुआ, तो आप दीक्षांत में सम्मिलित होना चाहते हैं, कुछ पैसे दे दीजिए, आपको वो दीक्षांत में सम्मिलित कर लेंगे। नहीं दे रहे हैं तो ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट अपना जब भी चाहिए निकलवा दीजिए। ये एक मोटे तौर पर एक शोध की स्थिति है कि ये उस कहिए कि इस शोध स्थिति को क्या करेंगे। ये तो जैसे लगता है कालाबाजारी है। एक ऐसा व्याकरण तैयार हो रहा है शोध का, जहां पर सिर्फ एक जैसे काला बाजार होता है, उसी तरीके से आप किसी चीज को जाइए, ले जाइए, अपना खरीद करके लाइए। तो अब इस स्थिति से निकलने वाला व्यक्ति आगे क्या करेगा? उसको तो पता है कैसी स्थिति होती, तो पहले तो वो निपुण हो रहा है कालाबाजारी से। अब शिक्षा व्यवस्था में भी उसी कालाबाजारी को प्रयोग करेगा, क्योंकि वो निपुण वहीं से हुआ। उसने शोध मेथोलॉजी थोड़ी सीखी है, वो शोध करके शोध प्रविधि को थोड़ी जानता है। वो शोध करने के बाद मौलिकता पे थोड़ी परखा। उसे तो ये भी नहीं पता कि हमने कौन सी टाइप का शोध किया, हमने फंडामेंटल रिसर्च किया है कि अप्लाइड रिसर्च किया है या एक्शन रिसर्च से संबंधित है हम, उसको तो ये भी नहीं पता। तो जब उसको पता ही नहीं है, तो वो जब भी किसी पद को कैसे भी हासिल करेगा, तो वो आखिर में वहां पर क्या बताएगा, क्या प्रचार प्रसार उसका होगा, क्या प्रसार होगा? निश्चित रूप से उसी कालाबाजारी को फैलाएगा जिस कालाबाजारी को जानता है। मेरे एक बड़े अजीज मतलब अजीज क्या कहिए, यूं ही मित्र बन गए। मैं मूल्यांकन में गया था विश्वविद्यालय में, तो मुझे मिले, वो गवर्नमेंट के आजकल प्रोफेसर हैं। वो